तो अभी हमको पढ़ना है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अंदर घटना चक्र से पढ़ेंगे हम सभी मिलके। तो वो है पेज नंबर 31 पे, F31। चैप्टर का नाम है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी से क्या समझते हैं सभी? इकोलॉजी क्या होता है? बेसिकली स्टडी होती है रिलेशनशिप की। किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल है, और उसके आसपास जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके साथ उसका क्या इंटरेक्शन होता है, आपस में किस तरीके की रिलेशनशिप होती है, उस चीज़ को अगर हम स्टडी करते हैं तो उस साइंस को बोलते हैं इकोलॉजी। अब ये पूछा जाता है पीसीएस के क्वेश्चन के अंदर कि जो टर्म है इकोलॉजी वो किसने कॉइन किया था? तो वो किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। तो अर्नेस्ट हैकेल नाम का एक साइंटिस्ट था या जूलॉजिस्ट था जिसने इकोलॉजी नाम को कॉइन किया था या इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। फिर इसके अंदर काफ़ी सारे और भी पैराग्राफ दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, एजी टेंसले, कार्ल मोबियस, पॉप्स। इन सब के नाम उनको याद नहीं करने हैं। मेन इंपॉर्टेंट है अर्नेस्ट हैकेल जिसने इकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी या फिर टर्म दिया था। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की, यानी राइट हैंड साइड पे जो पहला पैराग्राफ है वो इकोसिस्टम के ऊपर है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की। एंड इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉन्ड है, तालाब का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है जिसके अंदर काफ़ी सारे एनिमल्स या प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड हैं और वो प्रॉपर एक सिस्टम बना रहे हैं, छोटा सा ही सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ऐसे कई तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं। जैसे एक ट्री है, ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम है क्योंकि ट्री के ऊपर कई सारे जानवर रहते हैं, स्क्विरल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं वो रहते हैं, आंट्स हैं वो रहते हैं, प्लस प्लांट खुद भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, बैक्टीरिया या फिर रोडेंट्स, अर्थवर्म एटसेट्रा। तो सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, छोटा सा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो उसे इकोसिस्टम बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। कभी कभी आ जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या कहलाता है, तो सिस्टम, इकोसिस्टम। सॉरी, आप सभी लोगों को शायद से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे साइड में ट्रैफिक चल रहा है। आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे और ट्रैफिक का भी आनंद लेंगे साथ में। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 1 है इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टडी होती है रिलेशनशिप बिटवीन, किस चीज़ के रिलेशन को दर्शाता है इकोलॉजी? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म यानी जो लिविंग बीइंग है और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ऑफ कोर्स मैन एंड फॉरेस्ट नहीं होगा, सॉइल एंड वाटर नहीं होगा, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होगा। फिर बात करते हैं सेकेंड वाली क्वेश्चन की। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज बाय। तो इकोसिस्टम वाज प्रपोज बाय, इकोसिस्टम को प्रपोज किया था टेंसले ने, एंड इकोलॉजी को प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी एंड टेंसले इकोसिस्टम। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, इट कंप्राइजेज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। बिल्कुल, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। एनवायरनमेंट के अंदर तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होते हैं, तो ये तो होगा। इट हैज़ प्रोडक्टिविटी, इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी से मतलब है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, जैसे प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली एनिमल्स हैं, एनिमल्स जब खाते हैं फर्दर प्लांट्स को खाते हैं या फिर कोई एनिमल कार्निवोर होता है वो किसी दूसरे एनिमल को खाता है तो डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हर कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म या प्लांट सिस्टम में रह के प्रोड्यूस कर रहा है, तो इकोलॉजी या इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है। ये क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि वाटर टाइट है, यानी एक तरीके से सील लगा दी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक ट्री की बात करते हैं, तो क्या एक ट्री क्लोज सिस्टम है, यानी ट्री का कोई कांटेक्ट नहीं है आसपास अपने एनवायरनमेंट में? एक तो ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड रह रही है, ट्री के ऊपर स्क्विरल रह रही है, वो अपने सिस्टम में रह रहे हैं, यानी उनका जो एनवायरनमेंट है वो ट्री है अकेला। लेकिन ट्री क्या अकेला खुद ही एक एनवायरनमेंट बना रहा है? नहीं, ट्री के अलावा भी
जैसे ट्री जिस जगह खड़ा हुआ है उसके बगल में भी एक और ट्री है। हो सकता है कोई जानवर हो, वो ट्री के पास में बैठा हुआ हो। ट्री कहाँ पर है? पॉन्ड के पास है, रिवर के पास है, सी के पास है, डेजर्ट में है, माउंटेन पर है। और उसके साथ में ट्री अकेला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व हैं। तो ट्री या कोई भी इकोसिस्टम, किसी का भी एग्जांपल ले लो, वो हमेशा क्लोज नहीं रहता। हाँ, वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है कि उसके एनिमल सिर्फ उससे संबंध रखते होंगे। जैसे बर्ड सिर्फ उसी ट्री से संबंध रखती होगी, लेकिन ट्री अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ कोई दूसरा ट्री भी होगा। अगर साथ में ट्री नहीं है तो सॉइल होगी, सॉइल के पास में हो सकता है ग्रासलैंड हो, ग्रासलैंड के साथ में हो सकता है कोई जिराफ भी हो। तो वो अकेला नहीं रह सकता, कोई भी सिस्टम क्लोज नहीं होता इकोसिस्टम, क्योंकि है तो धरती पे ही, तो और सारे सिस्टम भी उसके आसपास रहते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ करेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इनमें से क्या ट्रू नहीं है इकोसिस्टम के बारे में? इट रिप्रेजेंट ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी स्पेस टाइम यूनिट, यानी एक जगह कोई भी कितने भी एनिमल्स हैं या एनवायरनमेंट है उसको नोटिफाई करता है। इकोसिस्टम करेक्ट करता है। फंक्शनल यूनिट है, बिल्कुल हमने पढ़ा इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है। तीसरा, उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है। हाँ, हमने देखा प्रोडक्टिविटी हर चीज़ की होती है इकोसिस्टम में। तीसरा, ये क्लोज, चौथा ये क्लोज सिस्टम होता है। अभी बताया था ये क्लोज सिस्टम नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। असर्शन एंड रीजन। असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। बायोस्फीयर ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि कोई एक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट कर रखा है उसको बाकी दूसरे जितने भी सिस्टम्स हैं उनसे। अब रीजन कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेज इन बायोस्फीयर, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड द एग्जिट ऑफ एनर्जी। देखो, पहला असर्शन ध्यान से समझते हैं कि बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। हम बायोस्फीयर किसे बोलते हैं? याद है हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी इकोलॉजी के अंदर। पहले स्पीशीज थी, फिर पॉपुलेशन थी, फिर कम्युनिटी थी, उसके बाद में इकोसिस्टम आएगा, इकोसिस्टम के बाद में बायोस्फीयर आएगा, इकोसिस्टम के बाद में बायोम आएगा, फिर बायोस्फीयर आएगा। तो बायोस्फीयर में सब कुछ होता है, मतलब जितनी भी जगह हैं अर्थ पे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, धरती से लेके आकाश से लेके पाताल तक, वो सब बायोस्फीयर का पार्ट होता है। तो बायोस्फीयर क्लोज सिस्टम तो नहीं हो सकता, बायोस्फीयर ओपन सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, सारे सिस्टम्स एक दूसरे के कनेक्टेड हैं। जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड के साइड में ट्री है, ट्री के साइड में ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के साइड में हम ह्यूमंस रह रहे हैं। तो सारे के सारे बायोस्फीयर के पार्ट हैं जितने भी हैं। तो ये बहुत विशाल सिस्टम है, सबसे बड़ा सिस्टम है पूरे अर्थ में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं। तो बायोस्फीयर ओपन सिस्टम होगा। असर्शन ट्री है, मतलब ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन बायोस्फीयर। जो नए सब्सटेंसेस हैं उनका कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता बायोस्फीयर में, लेकिन इन्वेस्टमेंट और एग्जिट ऑफ एनर्जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो, री इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि बायोस्फीयर में कोई नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा कह रहा है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल कहीं पे पेड़ है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया ह्यूमंस ने, तो हमने क्या किया, फिर से पेड़ लगा दिए। तो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मान के चलते हैं हिस्टोरिकली कोई एक जगह ऐसी थी जहां पे हमने पेड़ बर्बाद भी नहीं किए थे, लेकिन पेड़ थे ही नहीं, पूरी की पूरी जमीन बंजर थी। अब उस बंजर जमीन पे हमने पेड़ लगा दिए, तो हमने नई सब्सटेंसेस को इन्वेस्ट कर दिया बायोस्फीयर में। तो हाँ, हम बिल्कुल बायोस्फीयर में नई चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा टिपिकल टर्म में दे रखा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन बस इसका कहने का मतलब यही है कि बायोस्फीयर में हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब 6th वाला पॉइंट है कि इनमें से कौन है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, मतलब सबसे बड़ा एरिया किसका होगा? हाइड्रोस्फीयर मतलब ओशन का, बायोम या फिर लिथोस्फीयर यानी लैंड का, बायोस्फीयर यानी
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहे हैं वो है बायोस्फीयर। अब तुम देखो, बायोस्फीयर इकोसिस्टम नहीं है। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं और बहुत सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। तो बायोम और बायोस्फीयर दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब दो चीजें रह गई, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, यानी लैंड या फिर ओशन। तो लैंड या ओशन में से कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा बड़ा है इकोसिस्टम? ऑफ कोर्स ओशन। तो हम हाइड्रोस्फीयर को करेंगे। मतलब हाइड्रोस्फीयर में ओशन भी आ जाता है, रिवर्स भी आ जाता है, पॉन्ड भी आ जाता है, जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी होता है वो हाइड्रोस्फीयर है। तो ये 6 क्वेश्चंस समझ लिया हमने कि इकोलॉजी के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम की। ये है पेज नंबर 33 पे। तो कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में क्या आता है? इकोसिस्टम के अंदर दो ही तरह के मेन कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। आप सभी को पता होगा कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। लिविंग कंपोनेंट, ऑर्गेनिज्म, प्लांट, माइक्रोबायोम या मतलब माइक्रोबायोटा, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, सब कुछ आ जाता है। और एबायोटिक के अंदर आता है नॉन लिविंग, जैसे सॉइल हो गई, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, एटसेट्रा, वाटर, विंड, सनलाइट, ये सारी चीजें। अब इकोसिस्टम के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। नॉर्मली एन ओपन सिस्टम होता है, कंटिन्यूस होता है, फंक्शनल यूनिट होती है ये बायोस्फीयर की, कौन? इकोसिस्टम। और इसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। और इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा है। प्लांट सनलाइट लेके एनर्जी बनाते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स के थ्रू वो वाली एनर्जी हमारे में ट्रांसफर हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी चलता रहता है इकोसिस्टम के अंदर। इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे टेबल बनी हुई है, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक के अंदर यानी नॉन लिविंग के अंदर फिजिकल कंपोनेंट, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टोपोग्राफी, एयर। इनऑर्गेनिक, वाटर, सॉइल, मिनरल, रॉक्स। ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ह्यूमस, ये सारी चीजें आ गई। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, साइंस में भी देखा है हमने ऑर्गेनिक चीजें क्या होती हैं। फिर बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, ये हमने देख लिया था जब हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। अब एक क्रोनोलॉजी होती है जो हमको याद करनी होती है। पहले होता है ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशी। जब उसकी बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाती है, बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं, तो उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर देन अलग अलग एनिमल्स साथ में आ जाते हैं तो उसे कम्युनिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक लायन था, बहुत सारे लायन आ गए तो पॉपुलेशन हो गई। लायंस के साथ में पेड़ भी होंगे, डियर भी होंगे, बफेलोस भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी। जहाँ लाइन रह रहा होगा तो कम्युनिटी बनाएंगे। फिर कम्युनिटी के साथ साथ जो इनऑर्गेनिक चीज़ें या फिर एबायोटिक चीज़ें होंगी, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ मिलके एक इकोसिस्टम बनाएगा। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक लैंडस्केप बनाएंगे। फिर लैंडस्केप आगे चल के बायोम बनाएंगे, बायोम आगे चल के बायोस्फीयर बनाएगा। तो ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी होती है या फिर लेवल्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी के अंदर बायोटिक कंपोनेंट समझा रहा है। बायोटिक कंपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, अभी भी पढ़े थे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। अब फिर नेक्स्ट ये कह रहा है एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? ऐसा इकोसिस्टम जो कि ज़्यादातर ह्यूमंस ने अपनी तरफ से इनिशिएट किया है और यहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक सिस्टम दोनों मिल जाते हैं और एक फंक्शनल यूनिट बना रहे होते हैं। ऐसे इकोसिस्टम जो ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप है, क्रॉप फील्ड है। अगर मैंने धान का खेत लगाया हुआ है या धान उगाया हुआ है, तो जो धान है, जो प्लांट उग रहा है, वो बायोटिक कंपोनेंट है। सॉइल है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन ये नेचुरली धान के खेत नहीं होते हैं। ह्यूमंस ने लैंड को क्लियर किया, उसमें बीज डाले, धान उगाई, उसके बाद में वो एक इकोसिस्टम बन गया। लेकिन बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया। उसके अंदर दोनों कंपोनेंट है, बायोटिक भी अबायोटिक भी। तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनेगा।
अब कुछ अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो लैंड पर हैं, कि पानी में है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, लैंड पर है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है, अगर टेबल देखोगे तो इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मैन मेड। टेरेस्ट्रियल में यानी लैंड पे क्या हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रास लैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। एक्वेटिक के अंदर सलाइन वाटर है, यानी अगर ओशन वाला वाटर है तो पॉन्ड लेक हो सकती है जिसके अंदर सैलिनिटी या फिर नमक ज़्यादा हो। एस्टुअरी हो सकती है। एस्टुअरी क्या होती है, जहाँ पे जो रिवर वाटर होती है वो ओशन के अंदर मिलती है, उस जगह वो एस्टुअरी बनाती है। या ओशन तो है ही, सलाइन वाटर। नॉन सलाइन वाटर में यानी फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, तो पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है, रिवर हो सकता है। मैन मेड के अंदर फार्म लैंड है, एक्वेरियम है जो हम घर में रखते हैं, तो वहाँ पे फिशेस कैसी हैं, लिविंग, बायोटिक। वाटर कैसा है, एबायोटिक, एक सिस्टम बन रहा है तो वो मैन मेड इकोसिस्टम है। सिमिलरली स्पेसशिप यानी जहाँ हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस के अंदर, एस्ट्रोनॉट लिविंग है, बाकी और जो कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे नॉन लिविंग के होते हैं, तो एक मैन मेड इकोसिस्टम बन जाएगा। अब अगर पेज नंबर 34 निकालोगे तो पेज नंबर 34 में लिखा हुआ है पहला सेंटेंस कि मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर एग्रीकल्चर है, वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहा है। दैट मीन्स एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। फिर बोल रहा है नेक्स्ट में एक्वेटिक इकोसिस्टम किसको रिफर करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग इंट्रैक्शंस होते हैं या पार्ट्स होते हैं उसको। एक्वेटिक सिस्टम को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम कवर करता है 70% ऑफ द अर्थ का सरफेस। हमें पता है ओशन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर, मतलब जितना भी पानी अवेलेबल है अर्थ पर उसमें 97% कैसा पानी है, सलाइन, खारा पानी है, समुद्री पानी है। अब अगर स्ट्रैटिफिकेशन देखें, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेवल, किस तरीके से लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड है ओशन के अंदर। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप हमने पढ़ रखा था ज्योग्राफी के अंदर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उस बॉक्स को अगर देखें हम ध्यान से तो जो लैंड के पास का एरिया है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और जैसे जैसे नीचे की तरफ ओशन बेड की तरफ जब जमीन जा रही होती है उस वाले एरिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। सी लेवल दिख रहा है तो सी लेवल को बोलते हैं जहाँ पे मतलब टॉप सरफेस है सी की, समुद्री सरफेस जो हमको ऊपर से दिखती है अगर हम टॉप व्यू देखें, सी लेवल। उसके बाद में उस एरिया को बोलते हैं फोटिक जोन। इसमें दे नहीं रखा है, फोटिक का मतलब जहाँ पे लाइट आ सकती है। जहाँ कौन सी लाइट, सनलाइट। सनलाइट जिस एरिया तक समुद्री पानी में रहती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई टब है और पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर अगर आप टॉर्च दिखाओगे तो टॉर्च की लाइट है ना कुछ दूरी तक ही नीचे तक जाएगी। अगर आप नीचे टब में हो या स्विमिंग पूल के अंदर हो और सामने से कोई लाइट आ रही है तो ज़्यादा डीप नीचे नहीं जाती, कुछ एरिया तक ही लाइट आपको महसूस होगी। तो वो जो एरिया होता है जहाँ तक आपको सनलाइट दिख रही होती है पानी के अंदर, उसे बोलते हैं फोटिक जोन। और फिर एक जोन ऐसा आता है यानी और ज़्यादा गहराई में जाओ पानी के तो आपको सनलाइट दिखना बंद हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं ए फोटिक जोन। फोटिक जोन जहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है, ए फोटिक जोन जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे फोटिक जोन है तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी होती है और पानी में रहते हैं। ए फोटिक जोन यानी थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई वाला पार्ट जहाँ पे लाइट नहीं आती, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, उसे बोलते हैं ए फोटिक जोन। अब उससे थोड़ा और नीचे चलते हैं, जो सरफेस आ जाती है यानी एबिसल प्लेन। हम याद है एबिसल प्लेन यानी ऐसे प्लेन जो कि समुद्री सरफेस के बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे तो वहाँ प्लेन एरिया मिलेगा। तो ऐसे प्लेन एरिया, ऐसे बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन की अगर हम बात करें तो उस बॉटम सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जो पानी रहता है वहाँ पे जो जोन होता है उसे बोलते हैं बेंथिक जोन, जो लिखा है यहाँ पे बेंथिक जोन।
तो 3 जोन होते हैं, फोटिक जोन, एफोटिक जोन एंड बेंथिक जोन। कितना कर लिया? अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 34 कि ऐसी एक्चुअल लोकेशन या प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, नीश, बायोम या हैबिटेट? उसे बोलते हैं हैबिटेट। इकोसिस्टम क्या बोलेंगे? ऐसी जगह जहाँ पे दोनों कंपोनेंट हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, उसे बोलेंगे इकोसिस्टम। जहाँ पे सिर्फ एक बंदा या एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है या एक प्लांट रह रहा है, वो उसका हैबिटेट होता है। जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स रह रही हैं या हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। अब सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोसिस्टम? इनमें से क्या सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इकोसिस्टम की? तो पहला है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कि ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है जो कि इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से। फिर कह रहा है पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा पार्ट अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नहीं। फिर कह रहा है एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया सब आ जाएंगे जो कि साथ में रह रहे हैं और एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो हाँ, ये इकोसिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? ऑर्डर कौन सा करेक्ट है इसमें से? बायोलॉजिकल लेवल का या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, फिर बायोम एंड देन बायोस्फीयर आता है। यहाँ पे सिर्फ 4 ही पूछे गए हैं तो हम 4 बता देंगे। ये तो तुमको मतलब हम सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आएगा, फिर पॉपुलेशन आएगी, फिर कम्युनिटी आएगी, उसके बाद में इकोसिस्टम आएगा, फिर लैंडस्केप आएगा, उसके बाद में बायोम आएगा, उसके बाद में बायोस्फीयर आएगा। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन कि इनमें से क्या एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। पॉन्ड, तालाब के हमने बनाया है? नहीं। फॉरेस्ट के हमने बनाया है? नहीं। फील्ड यानी मैदान, हाँ, फील्ड या फिर फील्ड किसी तरीके का भी हो सकता है, क्रॉप फील्ड हो सकता है। मैं भी क्रॉप फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो हम फील्ड को टच करेंगे मीन्स फील्ड पे निशान लगाएंगे। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जो टर्म है इकोसिस्टम, वो सबसे पहले दिया था एजी टेंसली ने। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, हमने पढ़ा था। इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोसिस्टम दिया था टेंसले ने। फिर कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। 100% करेक्ट, हाँ, उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। फिर कह रहा है जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस से हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं? नहीं, हम तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, हम कंज्यूमर्स हैं, तो ये गलत है। फिर कह रहा है डिकम्पोजर कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मैटर टू ऑर्गेनिक मैटर। नहीं, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कन्वर्ट करते हैं, ये याद रखना। क्योंकि डिकम्पोजर किसके ऊपर अटैक करते हैं या किसको डिकम्पोज करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को। जो डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनिक इंटू इनऑर्गेनिक कन्वर्ट करते हैं। अब कह रहा है इसमें से इकोसिस्टम के बारे में क्या चीज सही है? तो प्राइमरी कंज्यूमर आर द लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए? जैसे बफेलो, शीप, काओ, ये प्रोड्यूसर के ऊपर कम डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इनको तो खाने के लिए घास, पत्तियां, प्लांट्स चाहिए ही चाहिए, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। फिर कह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर, या प्राइमरी कंज्यूमर बहुत ज्यादा नंबर में है अगर हम कंपेयर करें प्रोड्यूसर से। कहने का मतलब ये है कि प्लांट से ज्यादा नंबर है कैटल, बफेलो, शीप वगैरह का। क्या ऐसा है? नहीं, प्लांट्स तो बहुत ज्यादा नंबर में है और प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स हमेशा आउट नंबर करेंगे, हमेशा ज्यादा होंगे कंज्यूमर्स से। फिर कह रहा है प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर।
प्रोड्यूसर यानी जो प्लांट्स वगैरह हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कैटल जो हर्बीवोर्स हैं उनसे ज़्यादा हैं नंबर में, एग्जैक्टली ज़्यादा हैं, करेक्ट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन एंड रीजन। देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। असर्शन कह रहा है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। रीजन कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी का भी इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटी का तो इम्पैक्ट होता ही है इन्वायरमेंट पे, यानी रीजन तो करेक्ट है। लेकिन इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंटरेक्शन होता है। पेड़ को अगर ग्रो करना है तो उसको वाटर की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, तो इंटरेक्शन तो है ही नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट के या बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट के बीच में। तो असर्शन गलत है, लेकिन रीजन अपने आप में ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से क्या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है यानी ह्यूमंस ने बनाया है। तो ए राइस फील्ड यानी पैडी फील्ड या राइस फील्ड। फिर कह रहा है 9th वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम लार्जेस्ट एरिया कवर करता है अर्थ सरफेस का, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन या मेराइन। आप सभी को आंसर पता है, मेराइन इकोसिस्टम, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट में क्या है, ओशंस है, तो यानी मेराइन इकोसिस्टम। फिर 10 वाला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। तो ओशन है, ऑफ कोर्स ओशन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन में से ओशन सबसे ज्यादा बड़ा है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें ज्यादा जल्दी से चेंजेस नहीं आ सकते। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ज्यादा जल्दी से चेंजेस नहीं आ सकते वो ओशन ही है, क्योंकि ओशन इतना ज्यादा बड़ा है कि वहां पे चेंज लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। एक छोटा इकोसिस्टम बहुत जल्दी से चेंज हो सकता है। पेड़ है, अगर पेड़ के आसपास कुछ भी खराब चीज हुई तो पूरा पेड़ बर्बाद हो जाएगा, जैसे आग लगे तो। लेकिन ओशन के अंदर अगर कहीं पे अगर नुकसान भी हो रहा है तो ओशन इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरे ओशन को इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, उस पार्ट में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरे ओशन को डिस्टेबलाइज करने में, दिक्कत आने में बहुत मुश्किल आएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होता है ओशन या मैराइन। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो कि लैंड पे पाए जाते हैं। तो लैंड पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। माउंटेन लैंड पे पाया जाता है, लो लैंड मतलब अपने आप से समझ में आ रहा है ऐसी लैंड जो कि थोड़ी सी नीचे है। फिर सेमी एरिड, एरिड का मतलब होता है डेजर्ट वाला, यानी जहां पे हल्का सा डेजर्ट टाइप का एरिया है तो सेमी बोलते हैं उसे, जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अब माउंटेन, लोलैंड, सेमी एरिड ये सब लैंड पे है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। लेकिन जो मेराइन इकोसिस्टम है, मेराइन इकोसिस्टम अपने नाम से पता चल रहा है कि वो ओशन में होगा, दैट्स वाई टेरेस्ट्रियल नहीं है, लैंड पे नहीं है। तो आई होप 2 टॉपिक्स या 2 चैप्टर समझ में आ गए होंगे, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। तो आज आप सभी की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको एंजॉय, मतलब आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं वो पढ़ रहे हो। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट ओके।